लेक्चर है वहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी मिट्टी की अवधारणा। मिट्टी की अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल तो आप समझ गए हो कि जो क्या करे, हमारे पौधों को अच्छे तरीके से पानी दे दे, अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि पानी तो हमारी जो सैंडी सोइल है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में जो सैंडी सोइल है, पानी तो वो भी दे देती है। उसमें पानी डालो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे रखे रहेगी, लेकिन बाद में चला दो। पानी देने से काम नहीं, अच्छे से जो पानी दे, साथ साथ हमारे जो पौधे हैं उनको क्या दे दे, वो न्यूट्रिएंट दे दे, और एक आप वर्ड जानते हैं वो क्या होता है, आपका सपोर्ट या फिर सहारा दे दे। ये काम जिसने कर दिया वो क्या हो गया, वो आपकी मृदा होगी। मैं आपको समझा चुका। आगे आ गया कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मतलब मृदा के घटक या फिर मिट्टी के घटक। के आएगा वहां पे, का नहीं आएगा भाई, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे मुझे बाद में मैसेज कर देते हैं, कहते हैं सर वहां पे तो का लिखा था, तो इसको के कर लीजिए ना। मिट्टी के घटक की बात करता हूं, मृदा के घटकों की बात करता हूं, कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करता हूं, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट आपको समझा चुका, 45, 5, 25, 25, तो आगे चलूंगा। बात करते हैं चट्टानों की। यहां मैं आपसे पूछूंगा कितने प्रकार की चट्टानें होती है, 1, 2, 3 या फिर 4, कितने प्रकार की चट्टानें नेचर के अंदर पाई जाती हैं? सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी को याद भी होगा, है ना? बिल्कुल आप लोग ठीक है, सभी लोगों ने फटाफट से 3 का इशारा कर दिया है। आलसी बन के मत बैठिएगा, मुझे चैट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं व्हाट्सएप खोल के भी नहीं देखता, आई हेट व्हाट्सएप। लेकिन आप लोगों से यहाँ पे आंसर पूछने का मतलब होता है आप लोग एक्टिव रहे, तो अपनी उंगलियां चलाते रहा कीजिए, क्योंकि अगेन वही बात है ना, एनर्जी जब सामने आती है ना तभी मजा आता है हर चीज का, तो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते रहिए। तो आपने बोला जो हमारी चट्टानें वो 3 प्रकार की होती हैं। चलो सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। पहला प्रकार मैं बताऊंगा, दूसरा आप बताइएगा, तीसरा मैं बताऊंगा। पहला प्रकार होता है हमारा कौन सा? इग्निशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें। मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब मुझे फटाफट से आंसर, इग्निशियस रॉक्स से दूसरी कौन सी बनेगी? आपने किताबों के अंदर क्या पढ़ी वो मैटर नहीं करता। इग्निशियस के बाद अगली चट्टानें बनेंगी, उनके बाद अगली चट्टानें, सीक्वेंस के अंदर चलता है। तो आग्नेय या फिर इग्निशियस चट्टानों के, इग्निशियस रॉक्स के बाद कौन सी नेक्स्ट रॉक्स बनती हैं? क्या ये सेडिमेंट्री होती हैं? क्या ये मेटामॉर्फिक होती हैं? यहां पे सब लोगों के अंदर मतभेद है। आधे लोग इधर डिवाइड हो गए, आधे लोग उधर डिवाइड हो गए। मुझे पहले से पता था यही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हमने कभी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, सीक्वेंस के अंदर हम नहीं चलते हैं। एक काम करते हैं, छोटा सा पोल लेते हैं, हाथ खड़ा करो, कितने लोग बोलते हैं कि सेकंड जो है वो मेटामॉर्फिक आएगा? हाथ खड़ा करें, कितने लोग मेटामॉर्फिक बोलते हैं? शर्म करें सर, डरे नहीं, चैट के अंदर लिख दे तो यहां भी कीजिए। कितने लोग कहते हैं आंसर मेटामॉर्फिक आएगा? ओके ठीक है, मेरे हिसाब से 40% लोग हैं। और कितने लोग कहते हैं कि आंसर जो है सेडिमेंट्री आएगा? आप लोग हाथ नीचे करें, सेडिमेंट्री वाले हाथ खड़ा करें। ऑलमोस्ट सेम कहानी है, ठीक है, हाथ नीचे कर ले। 50-50 है हम यहाँ पे। 50-50 क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा समझने में ध्यान नहीं दिया हमने, अभी समझ लेते हैं, बहुत आसान है यार ये। देखो इग्निशियस रॉक्स की जब बात करता हूं ना, तो बात कर रहा हूं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी जानते हैं सारे लोग, बिल्कुल वोल्केनो जिसे बोल देते हैं हम। तो ज्वालामुखी जब फूटता है, आपने कभी ना कभी देखा होगा डिस्कवरी पे या फिर वो नेशनल ज्योग्राफिक है या फिर कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो देखा आपने, ज्वालामुखी फूटता हुआ देखा होगा। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से गर्म जो है, बहुत ज्यादा गर्म मोल्टन मटेरियल, पिघला हुआ पदार्थ निकल रहा होता है। ये जो पिघला हुआ पदार्थ होता है ना, ये 100-200 नहीं, ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर लेके बैठा होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको बता दूं, ये हमारी इमेजिनेशन से बड़े है, हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुकर के अंदर जब सब्जी बनती है ना सर, 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है, उसकी सोचो हालत क्या होगी। अब ये 1000 डिग्री जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चट्टानें टूटती हैं, उनका अपघटन होता है, बाद में पैतृक पदार्थ बनते हैं, फिर मिट्टी बनती है। ये बहुत हार्ड होंगी अपने आप में। क्यों होंगी? क्योंकि ये टेम्परेचर जहां पे आएगा ना, ये पत्थर को पिघला देगा, एकदम से पत्थर पानी बन जाएगा। जहां पे इतना ज्यादा होगा कि 50 तक तो हमने देखा हुआ है, जहां पे 55 to 60 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, बाहर आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारा होता है ना कि वो लकड़ियां पड़ी होती है घर के बाहर, गांवों में तो ऐसा होता ही है। तो अगर 55 के आसपास टेम्परेचर ना, ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। 60-65 तक चला गया तो जंगलों में आग लगना स्टार्ट होती है। 100 डिग्री पे दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो 100 नहीं तो 1000 डिग्री है। तो यहाँ पे सब कुछ पिघला होता है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, ऐसे क्यों बोल रहा हूं पिघला होता है, बहुत गर्म है, ये ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि आपको इमेजिनेशन में ले जा पाऊं कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और जब वोल्केनिक एरप्शन होगा, ज्वालामुखी फूट के बाहर आएगा, अब बाहर आते कितना टेम्परेचर है? 30,
40 मैक्सिमम बोलो तो 50, 50 तो किसी किसी एरिया में, वरना तो इसके आसपास ही होगा, 40 के आसपास। अब 1000 डिग्री वाला जब 40 पे आएगा तो क्या होना है, एकदम बाहर आते ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, कूल हो जाएगा। क्यों होना है, क्योंकि 1000 पे था ना यार, पत्थर ही पिघल गया था, अब पत्थर नहीं पिघलने वाला, अब तो वापस जम जाएगा। तो जहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फूटा, जहां जम गया एक नई चट्टान बन जाएगी, और जहां नई चट्टान बनेगी आपकी पहली चट्टान होगी, ये कौन सी होगी, ये आपकी आग्नेय चट्टान या फिर इग्निशियस रॉक्स के नाम से आप इन्हें जानेंगे। ठीक है, आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, बिकॉज आपका प्री हो या मेंस हो, कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन कोई ना कोई ऐसा आ गया तो आपको हर चीज का एग्जांपल देना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो फिर तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो माइंड के अंदर लेके चलेगी, मुझे प्री मेंस नहीं, मुझे तो साक्षात्कार इंटरव्यू भी देना है, और उसके लिए आपको हर एक पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा। राइट, तो मैंने ये बात क्यों बोली, इग्निशियस रॉक्स तक कहानी खत्म नहीं होती है। इग्निशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। चलो उदाहरण की बात बाद में करेंगे, अब दूसरे टाइप की चट्टान पे चलते हैं। पहली टाइप की चट्टान हमने पढ़ ली, कौन सी, इग्निशियस, आग्नेय। दूसरी आपने बोला था सेडिमेंट्री हो सकते हैं या फिर मेटामॉर्फ। मैं आपको बता दूं, दूसरी जो होगी वो सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, जिसे हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। ये अवसादी चट्टान क्या होती है, जब अवसादी चट्टान की बात करेंगे, है ना, तो अवसादी चट्टान वाले केस में क्या हो जाएगा, अवसादी या फिर जिसे हमने सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया। अवसादी चट्टानों की जब बात करते थे, अवसादी चट्टानें कौन सी है, जहां पे आके अवसाद जमा हो गया है, सेडिमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है सेडिमेंट आप अच्छे से समझते होंगे, ये बोल दीजिए अवशेष है। अब अवसाद और अवशेष में फर्क होता है, लेकिन अवशेष बोल रहा हूं समझाने के लिए कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जो पहले पाई जाने वाली चट्टानें हैं, उनका क्या है, जो अवसाद है, जो अवशेष है, जो सेडिमेंट है, वो फिर से इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। कैसे इकट्ठा शुरू कर देंगे, ये बोलिए कि जैसे यहां पे ये क्या है, ये सारे के सारे सेडिमेंट है। कौन से सेडिमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। ये देखो, जैसे क्या हुआ, ये आपकी आग्नेय चट्टान से टूट के एक सेडिमेंट आया, इसके ऊपर ये दूसरा सेडिमेंट आ गया, अब ये तीसरा सेडिमेंट आ गया, अब ये चौथा सेडिमेंट आ गया, अब ये पांचवा सेडिमेंट आ गया। तो ये सेडिमेंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, अलग अलग संस्तर बना देंगे। तो इससे जब एक चट्टान बन जाएगी तो ये कौन सी चट्टान बनेगी, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक या फिर अवसादी चट्टान बन जाएगी। अवसादी चट्टानों का स्पेशल फीचर होता है, वो होता है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब उसके अंदर क्या होता है, संस्तर होते हैं। अब जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये सेडिमेंट 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 ऐसे जब जुड़ेगा तो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा ना। तो आप जब अवसादी चट्टानों देखेंगे ना, उनके अंदर बड़े आराम से दिखता है कि भाई लेयर लेयर, यहाँ पे ये लेयर, ये लेयर, ये ऐसे ऐसे दिख रहा होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है। मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। तो दिख रहा होता है कि भाई ये एक जैसी नहीं है, इसके अंदर ऐसे ऐसे जमी हुई है। तो सेडिमेंट जब आके इकट्ठे होते हैं, अवसाद जब आके इकट्ठे होते हैं, उनसे जो सेकंड वाली चट्टान बनती है वो कौन सी होती है, अवसादी चट्टान, या फिर जिसे आप क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड, जब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा मेटामॉर्फिक है। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा बीच में, वो ये कि यहां पे क्लास में स्टूडेंट है, नाम है सौरभ वर्मा। मैंने एग्जाम्पल की बात की थी और मुझे ये चीजें बड़ी इंप्रेसिव लगती है, अच्छी लगती है मुझे शुरू से ही। सौरभ वर्मा ने एक कमेंट लिखा है जिसके अंदर बड़ा सारा कुछ टाइप किया हुआ है। क्या किया हुआ इन्होंने लिखा हुआ है, इग्निशियस के सामने उसके 3 एग्जांपल है, सेडिमेंट्री सामने उसके 4 एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक सामने उसके 2 एग्जांपल है। इन्होंने लिख दिया पूरा का पूरा। अब अच्छी बात है कि लिखने के साथ इनको याद भी हो जाएगा। अभी आप लोग नहीं लिखें, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही एक्टिव रहें और साथ साथ चीजों को पता भी होनी चाहिए, अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए। तो थर्ड की बात करते हैं, हमारा सेडिमेंट्री के बाद थर्ड कौन सा आ जाएगा, मेटामॉर्फिक। ये क्या होता है, इसका हिंदी में क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें। नाम से समझ आ गया, रूप का अंतरण, रूप चेंज हो जाना, कायांतरित, काया का अंतरण चेंज हो जाना, अब इनकी काया चेंज हो गई है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फिक जहां से वर्ड बना, मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये होता है फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाना। मतलब उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिजिकल है या उसकी रासायनिक है, मतलब केमिकल है, वो चेंज हो गई है। उसके बाद जो एक नई चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान या फिर आपकी कायांतरित चट्टान।
जब बात करते हैं किसकी, आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की, मतलब जो पहले से पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी हैं, या तो आग्नेय है या अवसादी है। अब आग्नेय और अवसादी चट्टानें फिर से टूटती होंगी, एक नई चट्टान बनाती है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब इनका केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है, मतलब इनके अंदर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन भी आए हैं। अब ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जब आएंगे, फिर जब नई चट्टान बनेगी, तो अब क्या हुआ है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के कारण उनका काया का अंतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, या फिर उनके अंदर क्या हुआ है, आपका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, मेटामॉर्फी रॉक बन जाएगी। तो 3 टाइप की चट्टानें आप समझ गए होंगे। यस और नो लिख के बताइए, क्या आपको तीनों, एग्जांपल तो अब याद कर ही लेंगे, वो तो नोट्स में आ जाएगा। यस और नो लिख के क्या तीनों को अच्छे से समझ पाए, रट्टा वाला मेथड नहीं कि ये ज्वालामुखी फूटा तो इग्निशन बन गई, ये इनके सेडिमेंट इकट्ठे तो सेडिमेंट जम गए, सेडिमेंट इकट्ठे हो गए, और सेडिमेंट जब आपके क्या हो गए, केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक उनकी संरचना परिवर्तन आ रहा है, अब जो नई चट्टान बना रहे हैं ये कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान बना रहे हैं। क्या सब लोग तीनों प्रकार की चट्टानों को समझ गए? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सब लोगों ने यस लिखा, बट बीच में एक और छोटा सा कमेंट है, सर तीनों एक बार फिर से बता दीजिए। मैं एक बात आपको बता दूं, जब पढ़ाता हूं ना बड़ा जोर लगता है, जनरली ऐसा होता है, पढ़ाता हूं मैं कभी कभी मैं टाइम नहीं देखता, लेकिन हाँ 1-2 बार टाइम देख लेता हूं। क्यों देख लेता हूं? बड़ा जोर लग रहा होता है यार, और ये जोर बहुत लगता है बच्चे से पॉजिटिव फीडबैक। जब लोग ये लिख देते हैं ना, एक बार फिर से बता दो, तो मैं एक ही चीज बहुत समझता हूँ कि दीपक या तेरे को पढ़ाना नहीं आता, या उस बच्चे को पढ़ना नहीं आता। जब सब लोग यस नो लिख रहे हैं, सभी ने यस किसी नो नहीं लिखा, मतलब सर आप समझिए, या तो आपको पढ़ना नहीं आ रहा, या फिर आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम। बट आप ये लिख के ना सामने लोगों को डिस्करेज मत किया कीजिए, एक बार फिर से पढ़ा दो। अब ये जो इतनी देर से बोला भाई सर दोबारा पढ़ाऊंगा, तो फिर लेक्चर कैसे करूंगा, फिर तो चलता ही रहेगा ना। चलिए ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। किसी को नहीं समझ आएगा तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग के साथ जाइएगा, कल तक ऐड हो जाएगी, हर 24 घंटे में हो जाती है ना, तो उसको देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्या बता रहा था मैं आपको? चट्टानों के बारे में बता रहा था, होगी। आगे खनिजों की बात करते हैं, मृदा खनिज की बात करते हैं, सोयल मिनरल की बात करते हैं। जब सोयल मिनरल की बात करेंगे, ये क्या होते हैं? 45% तो होते हैं, तो ठीक है। उसके बाद अगर बात करूंगा, हमारे मृदा खनिज जो है उनको हम क्या करते हैं, 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? जब 2 भागों की बात करेंगे, यहां पे 2 भाग कौन से हैं? पहला होता है प्राथमिक खनिज, सेकंड है द्वितीयक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर प्राथमिक, द्वितीयक जो बनते कैसे हैं? बनने के लिए हमें याद करना पड़ेगा फिर से उस प्रोसेस को जो मैंने आपको बताया था कि पहले हमारी क्या होती है, चट्टानें होती है, चट्टानें टूटती है, टूटने के बाद क्या बनता है, उनके अंदर पेरेंट मटेरियल बनता है, पैतृक पदार्थ बनता है, ये फिर से टूटता है, उसके टूटने के बाद क्या बनता है, सोयल बनती है। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था, लगातार चलने वाली। जैसे मैं ये बोलूं कि इस टाइम पे 2 प्रोसेस लगातार चल रही हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका सुनने का प्रोसेस और मेरा बोलने का प्रोसेस दोनों लगातार चल रहे हैं। मैं यहां बोल रहा हूं, मैंने बोला 1, तुमने सुना 1, तो एक प्रोसेस मेरी साइड से हुई है, दूसरी आपकी साइड से हुई है। तो यही यहां पे होता है, रॉक से पेरेंट मटेरियल बनता है, पेरेंट मटेरियल से सॉइल, रॉक से पेरेंट मटेरियल, इससे पेरेंट मटेरियल, फिर से इससे सॉइल, इससे सॉइल बनती जा रही है। तो ये 2 स्टेजेस, 2 काम चलते ही जा रहे हैं, इससे ये बन रहा है, इससे ये, इससे ये, इससे ये। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब मैं खनिजों की बात करता हूं, है ना, खनिज पदार्थों की जब मैं बात करता हूं, तो आपके जो खनिज पदार्थ है मैंने बताया 2 प्रकार के हैं, एक प्राथमिक है और दूसरे कौन से आपके द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी है। ये प्राइमरी कौन से होते हैं? जब प्राइमरी की बात करूंगा तो यहां पे कौन से आते हैं, सैंड और सिल्ट जो आपका है वो प्राथमिक के अंदर आता है। उसके बाद जो फाइन सिल्ट, सिल्ट नहीं फाइन सिल्ट मतलब छोटे वाली, और क्ले जो है वो क्या आते हैं, दूसरे इसमें आ जाते हैं, मतलब सेकेंडरी के अंदर आते हैं। प्राइमरी के अंदर कौन आता है? प्राइमरी के अंदर सैंड और आपका सिल्ट आता है, सेकेंडरी के अंदर फाइन सिल्ट और आपका क्या आ जाता है, क्ले आ जाता है। ओके, तो जब बात करी मैंने किसकी, आपके प्राइमरी सेकेंडरी की, तो प्राइमरी मैंने 2 एग्जांपल बोले, सैंड और सिल्ट। क्या इनका साइज बड़ा होता है? हाँ होता है। सेकेंडरी के अंदर मैंने बोला कौन सा, फाइन सिल्ट और आपका क्ले, क्या इनका साइज छोटा होता है? हाँ होता है। तो मतलब प्राइमरी वालों का साइज बड़ा होता है और सेकेंडरी वालों का साइज छोटा होता है। अब मुझे एक बात समझाओगे, ये जो प्रोसेस चल रही है यहां से यहां तक, है ना, अगर मैं ये बोलूं कि 1 2 3,
तो मुझे इंक्रीज डिक्रीज लिख के आंसर बताओ, आपको इधर से इधर जाते हुए पार्टिकल साइज क्या दिखता है, इंक्रीजिंग दिख रहा है या डिक्रीजिंग दिख रहा है, मतलब जो पार्टिकल साइज पहले से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आई और डी लिख के भी आप अपना आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग राइट है, आप सब लोगों ने फटाफट से डी को प्रेस किया है। आई एक बच्चे ने प्रेस कर दिया, श्याम सुंदर शायद इनका नाम है, बाकी कोई आई को नहीं प्रेस कर रहा, सब लोग डी कह रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसा ही तो हो रहा है, रॉक्स है बड़ी बड़ी, पैरेंट मटेरियल उससे छोटा, सोइल उससे छोटा। अब क्या होगा, जब पैरेंट मटेरियल से सोइल बनती है ना, तो जो पार्टिकल्स बन के आते हैं, जो मिनरल्स बन के आते हैं, ये बड़े बड़े आकार के मिनरल्स होते हैं, ये प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, जब प्राइमरी मिनरल्स यहां पे आ गए, मिट्टी जब बन गई, क्या अब उसके पार्टिकल या फिर कणों का टूटना जो है वो चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? जो वेदरिंग अभी तक चल रही थी, क्या अब वो बंद हो चुकी जब मिट्टी बन गई, या फिर अब भी चलती रहेगी? हाँ, वेदरिंग को आप वर्ड कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए टूटना वर्ड बोला। वो जो चट्टानें टूटी थी, वो जो पैतृक पदार्थ टूटा था, फिर मिट्टी जो बनी थी, क्या मिट्टी का टूटना अब रुक जाएगा या अब भी चलता रहेगा? ऑफ कोर्स, है ना, लोग कह रहे हैं चलता रहेगा। डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल करेक्ट है ना, कोई नहीं कह रहा रुकेगा। कुछ लोगों ने क्लोज किया, कुछ स्लो कह रहे हैं, हाँ स्लो वाली बात मानता हूं, लेकिन चलता रहेगा। तो क्या होगा, जो आपके बड़े आकार के खनिज पदार्थ या फिर जो सोयल मिनरल बने हैं, उसे आपने प्राइमरी बना, प्राइमरी बोला, प्राइमरी फिर से टूटेंगे और टूटने के बाद अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइमरी टूटने के बाद आपका जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? आपका सेकेंडरी मिनरल बन जाएगा। राइट, प्राइमरी के बाद जो टूट के बन रहे हैं वो क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी आकार में बड़े होते हैं जैसे कि सैंड और सिल्ट, सेकेंडरी आकार में छोटे थे जैसे कि फाइन सिल्ट और हमारा क्ले हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल जो उदाहरण है वो आपको नोट्स के अंदर मिलेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। समझा मैंने दिया आपको क्या होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सोयल मॉइस्चर टेंशन की, मृदा नमी तनाव की। ये सोयल मॉइस्चर टेंशन या फिर मृदा नमी तनाव जो है ये क्या होता है? जब जब सॉइल मॉइस्चर टेंशन या मृदा नमी तनाव की बात करूंगा तो इससे शायद मैंने आपको समझाया होगा। मैं एक बार आपसे पूछता हूं यार, क्योंकि पता है क्या, मैं ये सेम टॉपिक जेआरएफ का बैच है उनको भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं बार बार जब बोल रहा हूं ना, मेरे माइंड में कंफ्यूजन सी हो रही है कि यार इनको मैंने पढ़ा तो नहीं रखा। मुझे एक बात बताओ, यस नो लिखना, क्या मैंने आपको फ्रेंड वाली बात बताई हुई है कि मिट्टी और पानी जो है फ्रेंड होते हैं, ऐसे वैसे कुछ कुछ ऐसा बताया हुआ है? नहीं बताया? बता दूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी है। देखो कैसे स्माइल आएगी, इतने गंदे बच्चे हैं, कहते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, फिर तो सुनाई दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ना, आप मेरे भाई हैं और जो लड़कियां वो मेरी बहनें हैं। अगर आप मेरे भाई हैं और लड़कियां मेरी बहनें तब समझ आए आप आपस में क्या है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कहानी जरूर बता दूंगा, है ना, कि ये जो कहानी है ये क्या है। तो मृदा नमी तनाव को समझने के लिए दो फ्रेंड्स की बात करेंगे। कौन कौन से दो फ्रेंड्स की बात करेंगे? एक आपका फ्रेंड है सोइल। भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं अंग्रेजी भाषा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे लिखना थोड़ा थोड़ा सा राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, और हिंदी जब लिखो वो तो फिर बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आप मृदा लिख लें सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ट्राई करता हूं कि मृदा लिख दूं, बट है ना। एक आपकी सोइल है, दूसरा फ्रेंड जो है वो कौन सा है? दूसरा फ्रेंड है वाटर। अब देखिए सर, मैंने एक गलत वर्ड बोल दिया, बट मैं क्या करूं, फरवरी का महीना चल रहा है तो बातें अपने आप ऐसी हो ही जाती है ना। खुश हो गए, देखो सोइल और वाटर, ये दोनों सर बहुत अच्छे फ्रेंड है। मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसलिए बोला बिकॉज ये अच्छे वाले फ्रेंड यहाँ पे बन जाते हैं, बाकी टाइम पे रियलाइज नहीं होता कि हम इतने अच्छे फ्रेंड थे। ये कुछ हो जाता फिर तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, अदरवाइज प्लीज मत लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस क्लास के लिए आपने मुझे पेमेंट करी है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्ड को सुनते कहीं आप सपनों में चले गए तो पैसे का नुकसान हो रहा है सर। 8:30 के बाद जाइएगा, फिलहाल समझिए मेरी बातों को। अब क्या सर, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशन है इनके अंदर, है ना, जैसे हम दोनों के अंदर होता है हम दोनों के अंदर, है ना। इनके अंदर भी ऐसा ही कुछ है। किसके अंदर? सोइल के अंदर, वाटर के अंदर। अब तो इमेजिन कर लो, किसी भी एक जोड़े हो, किसी कपल को तुमने टीवी पे देखा हो, क्लासरूम में देखा हो, कहीं भी देखा हो, है ना। ये लोग कैसे भाई साहब चिपके रहते हैं दूसरे से, हाथ पकड़ा हुआ है, कभी ऐसे किया, कुछ भी XYZ, है ना। तो ऐसा ही रिलेशन यहाँ पे सोइल और वाटर के साथ। अब भाई जो तुम्हारा फ्रेंड होगा, अपोजिट जो भी तुम्हारा जेंडर है ना, उसको, वो जो तुम्हारा फ्रेंड है जब घर पे होता है तो वो अपने घर पे, तुम अपने घर पे हो, लेकिन जब मिलते हो कितने खुश हो जाते हो ना। ऐसे ही यहाँ पे होता है। ये जो दो फ्रेंड है ना, ये भी एक दूसरे को देखते बहुत खुश हो जाते हैं। आप जब किसी को मिलते हो क्या करते हो? आप मिलते तो हैंडशेक करते होगे, ऐसे हग कर लेते होगे, कुछ और भी कर लेते होगे, आई डोंट नो क्या क्या करते हो आप, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी ऐसे ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये सब बातें कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आऊंगा, वापस समझाऊंगा आपको। सोइल और वाटर की जब बात करते हैं ना,
मेरे पास ये क्या एक पेन है, मैं इसको छोड़ दूंगा ना, ये नीचे गिर जाएगा इमीडिएटली, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि मैंने इसे पकड़ा हुआ है। पकड़ लिया ना, तभी तो नहीं गिर रहा ना। मतलब मैंने इस पेन के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है, इसलिए नहीं गिर रहा, वरना गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे नीचे ले जाएगा। हो गया ऐसा कि नहीं होगा? ठीक है। तो भाई ये जो मृदा है, ये जो एक फ्रेंड है, पानी इसमें से होके गुजरता है, लेकिन आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल तो इसे छोड़ेगा नहीं, वो तो इसे नीचे ले जाएगा। लेकिन क्या जाता है नीचे? नहीं, सारा पानी तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि भाई साहब बेस्ट फ्रेंड है ना, हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं हम तुम एक दूसरे के लिए नहीं जाने देंगे उसे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जब आपकी मृदा की बात करते हैं, ये मानिए कि जो लाल लाल सा दिख रहा है सारी मिट्टी है, इसके ऊपर से मैंने डाला पानी, पानी यहां पे आके रुक जाएगा। पानी क्यों रुकेगा? क्योंकि अगर ये पानी है, ठीक है, ये पानी नीचे जाएगा सर, लेकिन अगर इस पानी पे ऊपर से मैंने रोक दिया तो अब ये वहां पे रुकेगा। क्यों रुकेगा? बिकॉज इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी, बाहरी दबाव आ गया, तो ये रुकेगा। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे अलग अलग पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा नीचे पकते, दूर दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं तो ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं फ्रेंड आ गई है, सारे आ जाओ फ्रेंड आ गई है, ये इकट्ठे हो जाते एकदम से। पानी जैसे ही मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो फ्रेंड आई है ना, इसको जाने नहीं देना, रोकेंगे इसे, ये लोग है ना, ये लोग इसे आके दबाव बना देते हैं ऐसे, और इसे रोक लेते हैं। ये जो मृदा ने पानी के ऊपर दबाव बना रखा है, किसने? मिट्टी के पार्टिकल्स ने वाटर के ऊपर जो ऐसे प्रेशर लगाया, दबाव के, नहीं नहीं तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा। ये जो दबाव होता है, इसे क्या बोलते हैं? मृदा नमी तनाव, सोयल मॉइस्चर टेंशन बोला जाता है। क्या हमें सोयल मॉइस्चर टेंशन समझ आ गया? मुझे बताइए, यहां तुम ऐसे गंदी बातें कर लो तुम खुश होते हैं ना, ये तुम ऐसे करोगे, आई नो दैट, आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो पानी रुकता है मृदा के अंदर, जो सोइल के अंदर पानी रुक जाता है, प्रेशर जो लगता है ऊपर से, वो प्रेशर जो लगाया गया उसे हम बोलते हैं मृदा नमी तनाव। वैसे मैं इसे सोइल मॉइस्चर टेंशन बोल के समझाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर एक टेंशन वर्ड जब लग जाएगा ना, फिर आप समझ आओगे सारा कुछ। कोई कह रहा है सर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपको समझ आना चाहिए, है ना, मैच्योर रहा करो। मुझे कभी शर्म नहीं आती, मैं क्लास में बहुत गंदी गंदी बातें भी कर लेता हूँ, बिकॉज मैं गंदी ऐसे बोलता था, गंदी बातें गंदी नहीं है यार। मैच्योर अगर माइंड सही है तो कोई गंदा नहीं है ना। रिलेशन तो हर किसी का होता है, वही लड़की आप जिसको गर्लफ्रेंड बोले, किसी की बहन भी तो होती है, इसको साफ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है क्लास में, ठीक है। तो जब हमने दो फ्रेंड्स की बात कर ली, तो मैंने बोला ये क्या है? सोयल मॉइस्चर टेंशन। अब हिंदी में से मृदा नमी तनाव कहिए, लेकिन सोयल मॉइस्चर टेंशन समझिए। अब एक बात सोचो, जैसे मिट्टी के पास पानी होता है, ऐसे एग्जांपल है, तुम्हारे पास पैसे हैं, 1 तारीख को पैसे आए। मुझे ये बताओ, जब 1 तारीख को आपके बहुत सारे पैसे आ गए, तो आपकी टेंशन क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? टेंशन कम होगी, क्योंकि पैसे हैं हमारे पास। जब 25 तारीख आ गया है, पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले, क्या तुम्हारी टेंशन बढ़ेगी? यस और नो? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे घटते जाएंगे और टेंशन, ऐसा ही होगा ना। ऐसा ही मिट्टी के साथ होता है। पानी जब आप भर देते हो, फील्ड कैपेसिटी तक लेके आते हो। फील्ड कैपेसिटी याद है? फील्ड कैपेसिटी या फिर आपका क्या, जिसे हम बोल देते हैं यही नमी धारण क्षमता, है ना। तो नमी धारण क्षमता क्या होती है? जब आप अपने फील्ड के अंदर, खेत के अंदर पानी को भर देते हो और 48 घंटे बाद जितना पानी वहां पे रुकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर आपने क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर पानी को भर दिया, मतलब फील्ड कैपेसिटी लेके आ गए, तो टेंशन जो है बहुत कम होती है, मॉइस्चर टेंशन बहुत कम लगा होता है, बिकॉज पानी ज्यादा है। जैसे जैसे पानी कम होता है, वैसे वैसे मृदा की टेंशन बढ़ती है। उसको लगता है मेरी फ्रेंड छोड़ के जा रही है, भाई साहब ब्रेकअप होने वाला है ना, अब दिक्कत में आ जाता है वो, तो अब उसकी टेंशन बढ़ जाती है। आपकी कभी ना कभी बड़ी होगी, है ना। कहते हैं वो क्या होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो पानी जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जो सोइल है उसके अंदर मॉइस्चर टेंशन बढ़ता जाएगा। अब मॉइस्चर टेंशन का मतलब क्या था? उसके ऊपर लगा हुआ दबाव। अब ये मानिए कि तुम क्या हो, तुम पौधे की जड़ें हो, और ये मेरे पास क्या, पानी है। अब जड़ों को यहां से आना, इस पानी को लेके जाना है। पानी को लेना कब आसान होगा? जब फील्ड कैपेसिटी पे सोइल ने कम प्रेशर लगा रखा है, या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रखा है। किस टाइम पे पौधे उसको आसानी से ले लेंगे? ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हैं, जड़ों को लेना तब आसान है जब उसके ऊपर कम प्रेशर लगा हुआ है। बिकॉज आप ये बोलो ये पेन मुझसे छीनना है, जब मैंने इसे आराम से पकड़ा तब तो आप छीन पाओगे, जब मैंने इसे बहुत टाइटली पकड़ लिया अब आप नहीं छीन पाएंगे सर। वैसा ही मिट्टी के साथ है, जड़ों को पानी लेना मुश्किल हो जाता है जब वो विल्टिंग पॉइंट पे चला जाता है, पीडब्ल्यूपी पे चला जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या फिर स्थायी मलानी बिंदु पे चला जाता है। उस टाइम पानी लेना बहुत मुश्किल होता है। जबकि वो फील्ड कैपेसिटी पे होता है तो हमारे पौधों के लिए पानी लेना बहुत आसान होता है। चलिए, कुछ बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, लेकिन आपको मृदा नमी तनाव समझ आ गया, आया ना, बस इतना काफी है, आगे मैं समझा दूंगा, चिंता नहीं करें।
मृदा नमी तना हो गया, फिर बोला गया नमी धारण क्षमता या फिर आपका जिसे हम फील्ड कैपेसिटी कह देते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया क्या कीजिए, आपकी क्या है, आपकी एक सोइल एक मृदा है, उसके अंदर क्या कीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, डाल दिया पानी, ठीक है, उसको कीजिए सैचुरेट कीजिए। ये क्या होता है सर? अरे सैचुरेट का मतलब होता है संतृप्त कर देना। क्या आपने संतृप्त कर दिया? बिल्कुल आपने संतृप्त कर दिया। अब ये जब सैचुरेट हो जाती है, जब संतृप्त हो जाती है, तो अब क्या होने वाला है? अब इसके बाद ये और पानी को अवशोषित या एब्जॉर्ब नहीं करेगी। चलो ठीक है, अब इसे छोड़ के चलते हैं। कब तक के लिए चलते हैं? 2 दिनों के लिए छोड़ दो, बाय बाय कर दो और चल दो, यहां से चलेंगे। अब हम वापस आए 2 दिनों के बाद, 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद मिले तो हमारा क्या होता है? और भाई क्या हालचाल है ना, हमने इससे पूछा क्या हालचाल, तो ये कहती हाल तो मेरे ठीक ही है, मैंने कुछ तो परकोलेट कर नीचे भेज दिया, कुछ मैंने होल्ड कर रखा है। तो परकोलेट करके जो नीचे भेज दिया उसको छोड़ो, जो हमें छोड़ के चला गया उससे क्या लेना देना, जो हमारे पास है उसकी बात करते हैं। तो अब जो मिट्टी ने रोक के रखा हुआ 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, उसे मिट्टी की हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं या फिर नमी धारण क्षमता कहते हैं। जल्दी से वाई और एल लिखो। क्या आपको फील्ड कैपेसिटी समझ आ गया? कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पानी भर दो, संतृप्त कर दो, 48 घंटे छोड़ दो, जितना पानी बच गया वो क्या आपका फील्ड कैपेसिटी है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी में कुछ कमियां होती है, कुछ लिमिटेशन होती हैं। आपने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि 48 घंटे छोड़ दो, जितना परकोलेट है वो घटा दो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने उसके अंदर पानी डाला था, कितना, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, वैसे पानी बहुत ज्यादा होगा, 1000 लीटर। 1000 में से क्या हो गया? 1000 में से आपका 400 लीटर परकोलेट हो गया। तो कहने को तो हमने बोल दिया कि 600 लीटर क्या उसकी फील्ड कैपेसिटी, लेकिन इसकी बहुत क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब इसकी क्या है, कुछ सीमाएं हैं। ये क्या सीमाएं हैं या फिर क्या मजबूरियां तो नहीं कहूंगा यार, लिमिटेशन वर्ड समझिए आप। इसके अंदर कुछ ऐसा कि आपने तो बोला सिर्फ परकोलेशन को माइनस करना है। जब आपने 48 घंटे के लिए छोड़ा, क्या उस टाइम पे इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण नहीं होगा? होगा। क्या उस टाइम पे हमारे जो पौधे हम अब्जॉर्ब नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जो इवेपोरेशन में चला गया, जो पौधे ने अब्जॉर्ब करे, वो पानी तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उस पानी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये फील्ड कैपेसिटी की मतलब मृदा जल धारण क्षमता है, नमी धारण क्षमता की जो क्या है लिमिटेशन मानी जाती है कि ये आप कैलकुलेट तो करते नहीं, लेकिन ये लॉस हमेशा हो रहा होता है। वाष्पीकरण से भी लॉस हो रहा होता है और पौधे जो ले रहे हैं वो भी तो मिट्टी में से ही ले रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। नमी धारण क्षमता के अंदर सिर्फ 2 चीजों को लिया जाता है, कुल पानी कितना दिया, उसमें से परकोलेटों के नीचे कितना चला गया। क्लियर बात है? चलिए, सब लोगों ने यस लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्थायी मलानी बिंदु की, यानी कि पीडब्ल्यूपी, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की। ये क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना, तो भाई पहले विल्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। ये क्या है? जब बच्चों विल्ट वर्ड की मतलब, जिसे यहां पे स्थायी मलानता लिखा गया, मलानी होता है एक्चुअली यार ये, तो मलानी वर्ड जैसे लिखा आपने वही विल्ट है। विल्ट का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात करते हैं ना, मुझे ना स्प्राइट पसंद है तो मैं पी लेता हूं, फिर बोलते सीधी बात, नो बकवास। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ये इतना खतरनाक सा वर्ड मुझे बोला जाए। स्थायी मलानता, मलानी बिंदु, समझ नहीं आता मलानी वलानी क्या होता है भाई साहब। सूखना हर किसी को समझ आता है, विल्ट हर किसी को समझ आता है। विल्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पौधे मुरझाते हैं। क्या पौधा मुरझाते हुए देखा है? सब लोगों ने देखा हुआ है। पानी नहीं दोगे तो पौधे मुरझा जाए टाइम के बाद। आप जब उसको पानी देते हो तो वो दोबारा से नॉर्मल होता है, दोबारा से खड़ा हो जाता है ना, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन जब वो मुरझाया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया दोबारा से आपने, जब आपने उसको दोबारा से पानी नहीं दिया तो वो क्या होगा? मुरझाने के बाद अब पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। अब आप उसे पानी दे दो, हाथ जोड़ लो, आरती कर लो भाई साहब, अब वो खत्म कहानी। अब वो दोबारा रिकवर नहीं करेगा। जब उस अवस्था पे चला गया, वो क्या होता है? स्थायी मलानी बिंदु। लेकिन आपने ध्यान से देखा तो यहां हम पानी की बात कर रहे थे, यहां हम पौधे के सूखने की बात कर रहे हैं, जबकि दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे है? जब आपने पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, वो तो था फील्ड कैपेसिटी। जब पानी सबसे नीचे के लेवल पे चला गया तो वो क्या है? वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या आप समझ पाए बात को? अगर मैंने ये बोला था कि 400 लीटर पानी परकोलेट हो गया, मिट्टी में कितना रहा? 600 लीटर। अब आप ये भी जानते हैं कि जितना पानी मिट्टी के अंदर, तो सारा का सारा हमारे पौधे नहीं ले पाते, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो कैशिके जल मतलब कैपिलरी वाटर भी होता है, और मिट्टी के अंदर आर्द्रता ग्राही जल मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है। इन दोनों को तो नहीं ले पाते पौधे, मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर को तो नहीं ले पाते, और कैपिलरी वाटर केशिकीय जल को भी पूरा का पूरा हमारे पौधे
नहीं ले पाते हैं। केशिका जल जो होता है, जो कैपिलरी वाटर होता है, वो 0.3 से 31 तक होल्ड होता है, जबकि हमारे पौधे सिर्फ इतना पानी ही ले पाते हैं, 0.3 से 15 तक। आधा ही कैपिलरी वाटर या फिर केशिका जल ले पाते हैं, आधा तो ले ही नहीं पाते। तो चलो समझने के लिए ये बोलते हैं कि इस 600 में से क्या होगा, इस 600 में से 400 को पौधे हमारे ले सकते हैं। जब 200 लीटर पानी रह गया तो ये सबसे नीचे का बिंदु है जिसको हमारे पौधे एब्जॉर्ब या फिर हमारे पौधे अवशोषित नहीं कर सकते। ये PWP है, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, ये स्थायी मलानी बिंदु है। ये जो होता है ये मृदा नमी का सबसे उच्चतम बिंदु होता है और ये हमारा मृदा नमी का सबसे निम्नतम बिंदु होता है। यहां पे आके पानी नहीं मिलता है और यहां पे आके खूब पानी हमारे पौधे ले पाते हैं। वाई और एन जल्दी से लिख के बताएं, क्या आपको PWP मतलब स्थायी मलानी बिंदु समझ आ गया? यस और नो, डू इट फास्ट। चलो ठीक बात है भाई, सब लोगों ने वाई लिख दिया, मतलब आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए पूरा कर लूं, फिर डाउट भी लूंगा आपके जहां पे डाउट होगा। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि आप बोल देंगे सर पूरा रिपीट कर दो, फिर तो आपने सुना नहीं। लेकिन हाँ, जहां पे आपको समझ नहीं आया तो मेरी ड्यूटी है, मैं आपको समझाऊंगा। आगे चलता हूं, बात करता हूं विभिन्न प्रकार के पानी। हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वाटर की बात करते हैं। 2 वाटर की बात तो मैंने अभी अभी करी थी, कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल, और दूसरी कौन सी बात करी थी आपकी? हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब आर्द्रताग्राही जल। और तीसरा कौन सा आता है? ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल का नीचे चला गया, वो हमारा तीसरे प्रकार का पानी हो जाता है। अब इन तीनों प्रकारों की बात करते हो, हमें इनका क्या याद करना होता है? हमें याद करना होता है इनका जो फोर्स, इनके ऊपर जो तनाव ऊपर लगा हुआ है, जो मृदा नमी तनाव एटीएम के अंदर या फिर बार के अंदर आप पढ़ते हैं, है ना, उसको हमें पढ़ना होता है। तो आप देखेंगे लेस देन 0.3 होता है ग्रेविटेशनल वाटर पे, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण वाला पानी है। 0.3 से 31 होता है कैपिलरी वाटर मतलब केशिकीय जल पे। 31 से 10,000 एटीएम तक होता है किस पे? आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब आर्द्रताग्राही जल पे। और मैंने आपको बता दिया ग्रेविटेशनल वाटर का मतलब जो पानी नीचे चला गया, कैपिलरी, और हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो ऊपर है, जहां पे आपके पौधे की जड़ें होती है, वहां पे क्या होता है? ये दोनों पानी होते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके क्या है? सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? यहां पे बीच में सूक्ष्म रंध्र होंगे। सूक्ष्म रंध्र मतलब वही 0.05 mm से कम साइज वाले, है ना। वो जो रंध्र है वहां पानी जब जाएगा पानी वहां पे रुक जाएगा। वो जो रंध्रों के बीच पानी रुकेगा वो तो है कैपिलरी वाटर। लेकिन ये जो आपका एक सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल है, इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? यहां पे एक पानी होता है जो बहुत टाइटली इसे पकड़े रहता है, होल्ड करे रहता है। ये जो टाइटली अटैच वाटर है, ये जो बहुत अच्छे से इसको चिपका हुआ है, स्ट्रांगली है ना अटैच ना, ये जो होता है ये आर्द्रताग्राही जल होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं स्ट्रांगली, ऐसे करके बोल रहा हूं, ऐसे आपको इसलिए बोल रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। इतना जोर से पकड़ा ना सर, पौधा इसे नहीं ले पाता। जड़ें वहां पे है, जड़ों के क्षेत्र में। ये बोलो कि भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, खाना मेरे सामने, भूख मुझे लगी है, लेकिन मैं स्टिल उसे खा नहीं पा रहा, मतलब मेरे लिए अनअवेलेबल है वो। तो ऐसा ही पौधे के साथ, जड़ें वहां पे है, पानी वहां पे है, लेकिन पौधा हमारा नहीं ले पाता। आपको मैंने बताया था एक ऐसा आपका वीड या खरपतवार जिसे हम फेमाइन वीड बोलते हैं। फेमाइन वीड मतलब जो आपका क्या है, जब अकाल पड़ जाता है, सब पौधे मर जाते हैं, तब भी वो जो खरपतवार है वो खड़ा रहता है, उसे हम फेमाइन वीड के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कौन सा खरपतवार है? नेचर में ये बहुत ढीठ होता है। ढीठ का मतलब एडवर्स क्लाइमेट, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये जीवित रह सकता है, जहां पे सारी फसलें खत्म हो जाए। इवन आप सड़कों पे देखेंगे ना, बीच में जो डिवाइडर होता है, जो फुटपाथ होता है, वहां पे कोई पौधा नहीं लग पाता सर, लेकिन ये वहां भी खड़ा है। इतना ढीठ नेचर का होता है। आप जानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल आप लोग जानते हैं, है ना। सो आपने क्या लिखा है? कुछ ही लोगों ने लिखा है, सब लोगों ने नहीं। एक बच्चे से कांग्रेस ग्रास लिख दिया है। मैं समझता हूं कि ढीठ वर्ड का और कांग्रेस का कोई आपस में रिलेशन नहीं है ना। ऑफ कोर्स इसे पार्थेनियम नहीं बोला जाता है। कांग्रेस ग्रास भी इसे बोलते हैं, गाजर घास भी इसे बोलते हैं, फेमाइन वीड भी इसे बोला जाता है। फेमिन कह दीजिए, फेमिन नहीं फेमाइन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। फेमाइन वीड मतलब एक ऐसा पानी, एक ऐसा खरपतवार जो कैपिलरी केशिकीय जल को नहीं, हाइग्रोस्कोपिक को भी अब्जॉर्व कर लेता है। इसीलिए फेमाइन वीड है ना, कि बाकी हाइग्रोस्कोपिक को ले नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होता सर। तो इसीलिए ये क्या अपने फेमाइन वीड होता है। 3 प्रकार पानी मैंने आपको बता दिया। अब आगे 4 टर्म की बात करेंगे। पहला है इनफिल्ट्रेशन, दूसरा है परकोलेशन, तीसरा है लीचिंग और चौथा है आपका सीपेज।
ठीक है, इनको समझाने के लिए मैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करूंगा। आप प्लीज अपने सुविधा अनुसार हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो, क्योंकि भाई अंतः स्पंदन ये वो मैंने देखी थी हिंदी, मुझे लगा इससे ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बेटर ऐसे इंग्लिश में ही लिखते हैं। लेकिन जिनको हिंदी में लिखना तो नोटबुक के ऊपर आप हिंदी में लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन लीचिंग और सीपेज की। पहले मैं इसकी बात करूंगा, सीपेज की। देखो सीपेज का मतलब क्या होता है, मैं अगेन समझाने के लिए दो अंग्रेजी के वर्ड प्रयोग करूंगा, हॉरिजॉन्टल और आपका वर्टिकल। बता देता हूं ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। क्या है ये आपका ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल है, राइट। और जब बात करो ये वाला, ये क्या है, ये आपका वर्टिकल है। मतलब अगर हम दिन की बात करें, दिन में हम वर्टिकल होते हैं, हम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। रात में हम फ्लैट बेड पे सो जाते हैं, हम क्या होते हैं उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल। मैं अभी वर्टिकल हूं, लेट जाऊंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल हो जाऊंगा। तो ऐसे हमारा पानी जो है वो जब मिट्टी के ऊपर गति करता है तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जब अंदर जाता है तो वो कौन सी होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। पानी की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम सीपेज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या है, अगर यहां पे मेरा क्या है, यहां पे मेरा खेत है, फील्ड है, मैं पानी दिया, इधर से नहर से ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, पानी ऐसे फ्लो करेगा, जाएगा इधर से इधर, है ना। ये जो फ्लो करके पानी जा रहा है ये क्या है, सीपेज है। हाँ वो अलग बात है, अंदर भी जाने वाला है, लेकिन मैं अंदर की बात तो कर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास पानी की बोतल थी, सडनली नीचे फैल गया, नीचे फर्श है, यहां पे पानी जाएगा, सीपेज है, राइट। अगर बाहर बारिश हो रही है, सड़क पे पानी जा रहा है, ये मूवमेंट जो सीपेज है। नाले के अंदर पानी जा रहा है, सीपेज है। घर में पानी की टंकी लीक होगी, सीपेज है। गार्डन में पानी कहीं से लीक होगी, गार्डन के बाहर जा रहा है, सीपेज है सर। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज सीपेज। जब पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में गति करता है वो क्या होता है, सीपेज होता है। समझ गए। अब तीन शब्द यहां पे हैं, कौन कौन से, इनफिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन और लीचिंग। इनको समझते हैं, ये बहुत आसान वर्ड है, इतने आसान है ना, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमेशा लोग इसे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता इसमें हम क्यों कंफ्यूज है। क्योंकि मैं तीनों वर्ड पूछूंगा ना, 30% लोग बता पाएंगे, 70% नहीं। लेकिन इसको समझना इतना आसान है ना, 30 सेकंड अंदर हम समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, ये आपका फील्ड है, इमेजिन कर लिया, इसे पानी डाल दो, डाल दिया, ओके। ऐसे में इशारा करता हूं, मतलब वो इरिगेशन से डालेंगे, ऐसे जग से थोड़ी डाला खेत के अंदर, लेकिन समझने के लिए बोलता हूं। पानी आपने यहां पे डाल दिया, ओके ठीक बात है। अब जब आपने यहां पे पानी डाल दिया तो अब क्या होने वाला है, अब पानी अंदर जाने वाला है। हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात तो कर ली, ऐसे भी होगा, है ना, सीपेज तो हो गया। अब अंदर भेज दो, पानी अंदर भेज दिया, ओके। अब क्या होगा, आपने ऊपर से दिया 1000 लीटर पानी, मान लो 100 लीटर क्या हो गया, 100 लीटर तो आपका इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के अंदर लॉस हो गया। उसके बाद बचा आपका 900 लीटर। 900 लीटर ने अब अंदर एंट्री मार ली है, ठीक है, अंदर आ गया। अब हम कह रहे हैं कि सर ये 900 लीटर जो है सारा का सारा बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसमें से ये मान लो कि मिट्टी के अनुसार 600 लीटर के आसपास, 400 भी हो सकता है, रुक जाएगा, और बाकी जो 300 है वो नीचे चला जाएगा, वो जड़ों के क्षेत्रों में रहेगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो 600 लीटर यहां पे रुक गया, ये क्या करेगा, वापस पौधे से अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो यहां क्या हुआ, इसकी जो मूवमेंट है कुछ ऐसे हुई है, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, नीचे आया ऊपर, मिट्टी के अंदर आके मिट्टी से बाहर चला गया। तो यहां पे जो वाटर की, पानी की गति हो रही है वो क्या है, मृदा के अंदर ही हो रही है, विद इन द सॉइल हो रही है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं किसकी बातें कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं इनफिल्ट्रेशन की। जो पानी रुक जाता है वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। अगला जो वर्ड है पर्कोलेशन, जो नहीं रुका, धोखा देके चला गया भाई साहब, ये कौन सा है, ये पर्कोलेशन है। ये रुकता नहीं है, डायरेक्टली नीचे चला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पर्कोलेशन बोलते हैं। और आपको पता ही है, शुरू में समझाई थी वो कहानी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये तो भाई साहब गर्लफ्रेंड जा रही थी, कहती मैं अकेली जा रही हूँ, बॉयफ्रेंड मैं भी साथ में चलूंगा, है ना। कौन, न्यूट्रिएंट सर, मिट्टी ना समझे, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। तो भाई ये अकेली जाती नहीं, ये कहते मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगी। दोनों ने पकड़ा हाथ और चले गए, तो नीचे पानी भी आ गया, न्यूट्रिएंट भी आ गया। और पानी और न्यूट्रिएंट जब दोनों साथ में जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज लीचिंग। वाई और एन फटाफट से लिख दो। क्या आपको तीनों टर्म समझ आई, इनफिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन और लीचिंग? यस और नो, यस और नो, डू इट फास्ट। एन लिख दो, समझ नहीं आया तो वाई लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।